हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम क्लास 12 यूपी बोर्ड के लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो यौगिक या दो आयन दे दिए जाते हैं और पूछे जाते हैं कौन ज़्यादा प्रबल अनुचुंबकीय है या कौन ज़्यादा दुर्बल अनुचुंबकीय होता है, या ऐसे सवाल दे दिया जाता है इनमें से कौन सा अनुचुंबकीय या कौन सा प्रतिचुंबकीय होता है। तो आइए सबसे पहले हम अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय के बारे में जानें। तो अनुचुंबकीय वे आयन या यौगिक होते हैं जिनमें डी ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है, यानी 1 से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन अगर डी ऑर्बिटल में उपस्थित होते हैं और उनमें पेयर नहीं होता है। क्या नहीं होता है? पेयर नहीं होता है, वो सिंगल अपने कक्षक में पाए जाते हैं। तो ऐसे यौगिक या आयन को अनुचुंबकीय कहते हैं। और यदि उनके डी कक्षक में युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हों या डी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य होती है, तो ऐसे आयन या यौगिक को हम प्रतिचुंबकीय कहते हैं। अनुचुंबकीय को इंग्लिश में पैरामैग्नेटिक और प्रतिचुंबकीय को डायामैग्नेटिक के नाम से जाना जाता है। जैसे कि सवाल किया गया है FeH2O का होल 6+3, यानी कि अगर हम इसको नाम से जानना चाहें तो हम कह सकते हैं हेक्सा एक्वा आयरन 3 केटायन प्रबल अनुचुंबकीय है, जबकि हेक्सासाइनोफेरेट 3 एनायन दुर्बल अनुचुंबकीय है। क्यों? इसी को एक्सप्लेन करना है। तो प्रबल अनुचुंबकीय वे होंगे जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी। दुर्बल अनुचुंबकीय वे होंगे जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी। तो आइए दोनों को हम समझते हैं कि इनके सेंट्रल मेटल एटम में डी कक्षक में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो हम बात करते हैं दोनों में। देखिए सेंट्रल मेटल एटम एक साथ में लिख रहा हूं, एक तरफ मैं हेक्सा एक्वा आयरन 3 लिख दे रहा हूं, एक तरफ हेक्सासाइनोफेरेट 3 लिख रहा हूं, और दोनों को हम कंपैरिजन कर दे रहे हैं, तुलना कर दे रहे हैं और देखें कि कौन क्या है। जैसे FeH2O का होल 6 FeH2O का होल 6 प्लस 3, दूसरा आपका है FeCN का होल 6 -3। तो अगर हम बात करें तो दोनों आयंस में, दोनों कॉम्प्लेक्स आयन में सेंट्रल मेटल आयरन ही है। यहाँ पर भी Fe है, यहाँ पर भी Fe है, और दोनों का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो भी +3 ही है। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। हमने पिछले वीडियो में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन सिखाया है, उस वीडियो को देखें और उससे कैलकुलेशन करना सीखें। हम यहाँ आपको बता रहे हैं कि जो आयरन है सेंट्रल मेटल एटम के रूप में, दोनों का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 है। और हम जानते हैं कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता आयरन है उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 26 होता है, Fe26। इसको अगर हम सिंपल में लिखेंगे तो 18 आर्गन 4s2 3d6 लिखेंगे। ये आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि जितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट में त्याग दिया गया है सेंट्रल मेटल एटम के द्वारा, यानी यहाँ पर अगर हम बात करेंगे आयरन की ऑक्सीडेशन वो कितनी है, +3 है। तो +3 ऑक्सीडेशन के लिए आयरन पर +3 लगाया जाएगा। अब इसका मतलब हुआ कि आयरन से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब वो इलेक्ट्रॉन निकलता कहाँ से है? अगर किसी भी परमाणु से हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो परमाणु के सबसे बाह्यतम कोश से पहले इलेक्ट्रॉन निकलता है। उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन और निकालने की जरूरत होती है तो बाह्यतम कोश के अंदर वाली कोश, यानी अगर बात करें N-1 से निकाला जाता है। यानी
पेनल्टीमेट सेल से निकाला जाता है और पेनल्टीमेट सेल के जो बाहरी उपकोष होता है वहां से निकाला जाता है। तो अगर हम बात करें +3 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए, आयरन को +3 बनाने के लिए, तो S4S से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और 3D का एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ये आपका बनेगा 18 आर्गन 3D5 हो जाएगा। इसी प्रकार यहां पर भी अगर बात करें तो इसमें भी वही कंडीशन होगा 26Fe, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 18 आर्गन 4s2 3d6, इसमें भी आयरन +3 स्टेट में है, +3 स्टेट में है। इसका ऑक्सीडेशन जो आता है वही सेंट्रल मेटल का स्टेट कहलाता है, अवस्था कहलाता है। तो यहाँ पर भी आयरन की जो सेंट्रल मेटल है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 3 है। तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम इसी प्रकार से होगा पहले के जैसा 18 आर्गन 3d5। अब बात आती है कि हमारा लिगेंड का नेचर कैसा, हमारे लिगेंड की प्रकृति कैसी है। अगर हमारा जो लिगेंड होता है अगर वो दुर्बल नेचर का है, दुर्बल प्रकृति का है, तो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को वो पेयरिंग नहीं करवा सकता है, उसमें पेयरिंग नहीं होती है। और अगर स्ट्रांग लिगेंड होते हैं तो उसमें पेयरिंग हो जाता है। जैसे हम बात करें दोनों यौगिक में, देखें पहले वाले में H2O दिया है, H2O एक दुर्बल लिगेंड होता है। दूसरे वाले में Cn दिया है, Cn माइनस आयन यानी कि साइनाइड आयन एक स्ट्रांग लिगेंड होता है। स्ट्रांग लिगेंड क्या करता है, डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों को पेयरिंग करवा देता है और जो दुर्बल लिगेंड होते हैं वो पेयरिंग नहीं करवा पाते हैं। अगर हम अब इनको हम आयन के रूप में डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को लिगेंड के प्रभाव के कारण देखेंगे तो पहले वाले कंपाउंड में डी में कोई भी पेयरिंग नहीं होगी, यानी डी ऑर्बिटल में 5 के पांचों इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होंगे और दूसरे वाले में, दूसरे आयन में जो डी वाला ऑर्बिटल है इसमें केवल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचेगा। आइए देखते हैं। 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 को हुंड के नियम से भरेंगे। 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है, बट यहाँ पर जो आपका लिगेंड है वो स्ट्रांग लिगेंड है, इसलिए हुंड के नियम का विरोध करेगा, हुंड के नियम का विरोध करेगा और इसमें पेयरिंग होता हुआ जाएगा। 1 2 3 4 5। तो यहां हम देखेंगे n बराबर, यहां हम लिखेंगे 5 लिखेंगे और यहाँ n बराबर स्मॉल n बराबर 1 लिखेंगे। और हम परिभाषा के अनुसार पहले से ही जानते हैं कि जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है वो ज्यादा या प्रबल अनुचुंबकीय होते हैं और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है वो दुर्बल अनुचुंबकीय होते हैं। तो अगर हम बात करें हेक्सा एक्वा आयरन 3 केटायन, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होती है। और बात करें हेक्सासाइनोफेरेट 3 एनायन की, तो इसमें अनुचुंबकीय दुर्बल होता है। क्यों अनुचुंबकीय दुर्बल होता है? क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा जो हेक्सा एक्वा आयरन 3 है ये ज्यादा चुंबकीय होगा, प्रबल अनुचुंबकीय होगा, और जो हेक्सासाइनोफेरेट 3 है वो दुर्बल होगा। और एक अनुचुंबकीय की मैग्नेटिक मोमेंट का भी एक फार्मूला होता है जो आप पढ़े हैं, म्यू बराबर आपका होता है, म्यू बराबर रूट स्मॉल n टाइम n+2 bm। अब इससे अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो इनकी वैल्यू से हम भी पता कर सकते हैं कि इसके म्यू की वैल्यू ज्यादा आएगी और इसकी म्यू की वैल्यू कम आएगी।
जिसके म्यू की वैल्यू, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू ज़्यादा आती है वो प्रबल होते हैं, और जिसके म्यू की वैल्यू कम आती है वो दुर्बल होते हैं। अतः ये इस तरीके से आप पूरे एक्सप्लेन करेंगे। एक लाइन में आप कह सकते हैं कि हेक्सा एक्वा आयरन 3 केटायन और हेक्सा साइनोफरेट 3 केटायन में चुंबकीय और अनुचुंबकीय किसमें ज्यादा होता है, किसमें कम होता है। इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आना चाहिए, जो छोटे क्लासों में सीखा जाता है। आपका यूपी बोर्ड क्लास 12 के लिए वीडियो बनाई गई है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।